हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी प्रभात में। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वर्ड के एक एक भाग को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो आइए समय व्यस्त न करते हुए तुरंत हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ड जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ड को अगर कहें तो यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यह जो है इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वर्ड जो है वह उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जाते हैं। वर्ड के मतलब जिनके और टुकड़े न किए जाएं उसे हम वर्ड कहते हैं। यह तो हो गया वर्ड। भाषा में जो लिखित रूप में हमें दिखाई देता है वह लिपि है। भाषा को लिखने के जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। वर्ड वही ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब वर्णमाला की बात आती है तो वर्णमाला जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है वह वर्णमाला कहलाता है। मतलब वर्णों का एक निश्चित क्रम है, उसी क्रम से वो लिखे जाते हैं और वर्णों के इस व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की जो संख्या है वह 52 बताई गई है। और इस तरह से हम इनके अगर बात करें, इनको वर्गीकृत करने का वर्णों को, तो सबसे पहले इनको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर की अगर बात करें तो स्वर में जो है 11 वर्ड आते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। व्यंजन की बात करें तो क से अलग अलग इनको हम समझें तो क वर्ग में 5 अक्षर होती है। इसी तरह से च वर्ग में फिर 5 अक्षर होती हैं। ट वर्ग में भी 5 वर्ड या अक्षर होते हैं। अच्छा, अक्षर की बात अगर आ गई तो अक्षर को हम इस तरह से समझें कि जो क्षर न हो, मतलब जो कभी समाप्त न हो, वह क्या है? अक्षर है। और वर्ड की बात करते हैं हम तो वर्ड भी वही हैं जिनके टुकड़े न हो वो वर्ड है। तो क वर्ग में 5 वर्ड, च वर्ग में 5 वर्ड और ट वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। इसी तरह से त वर्ग में 5 अक्षर और प वर्ग में 5 अक्षर, कुल मिलकर के ये हो जाते हैं 25। इस तरह से आगे हम देखें तो इनके वर्गीकरण में एक आता है अंतः अस्त व्यंजन। अंतः अस्त व्यंजन में य, र, लव, उस व्यंजन में मूर्धन्य स, बड़ा स जिसको कहते हैं, और दंत्य स और ह। इसके बाद संयुक्त व्यंजन आते हैं। संयुक्त व्यंजनों में छ, त्र, ज्ञ और स्र। इनको हम अलग अलग अगर विभाजित करते हैं तो छ को यदि हम विभाजित करते हैं तो अलग अलग करते हैं, इसका वियोजन यदि करते हैं तो क हलंत वाला और बड़ा मूर्धन्य स और इनके मिलाने से बनता है छ। फिर त मतलब आधा त और र के मिलने से बनता है त्र। ज आधा और य के मिलने से ज्ञ बनता है। वहीं पर आधा बड़ा स और र के मिलने से स्र बनता है। तो इस तरह से ये 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो कहीं से आए, निर्मित हुए, इसको इसलिए इनको द्विगुण कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन ड और ढ। अब
ऊपर हमने पढ़ा था कि 11 स्वर होते हैं और अंग और अ यह जो है इनको अंग को अनुस्वार कहते हैं और अ को विसर्ग। स्वर वर्ण की यदि बात की जाए तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के सहयोग से किया जाता है। इसमें किसी भी अन्य वर्ण का सहयोग नहीं लिया जाता है। इसको कहा जाता है स्वयं राजन्ते इति स्वरा। जो स्वयं उच्चरित हों उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण के प्रकार की बात करें तो स्वर जो होता है 3 भागों में विभाजित है, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर। मुख्य रूप से 2 ही हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर में आ, ई, उ ये दीर्घ स्वर है। और जो अ, ई, उ ह्रस्व स्वर है उनमें से अ, ई, उ को मूल स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त स्वर जो है ए, ऐ, ओ, औ ये संयुक्त स्वर है। इनके कारण जो है संयुक्त स्वर जो है वह मूल स्वरों के मेल से बनते हैं। अब ये तो हो गए स्वर। स्वरों में यदि हम बात करें कि इनका जो रूप व्यंजन पर लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो व्यंजनों के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का प्रयोग होता है तब स्वर का जो रूप हमें दिखाई देता है उसे मात्रा कहा जाता है। अर्थात स्वरों का जो रूप व्यंजन के ऊपर लगता है उसे मात्रा कहते हैं। और इसके बाद अंग और अ जो बच जाते हैं उनको अयोगवाह कहा जाता है। ना ही वह स्वर है ना ही व्यंजन है। इसके बाद प्लुत स्वर, यह उच्चारण के दृष्टि से इसका नामकरण किया गया क्योंकि प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है। फिर अनुनासिक की अगर हम बात करें तो जो चंद्र बिंदु होती है उसे अनुनासिक कहते हैं और इसका उच्चारण जो है वह नाक और मुंह से के मेल से होता है। अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण जो है इसकी ध्वनि नाक से निकलती है जैसे न। और अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है न। इस तरह का निरनुनासिक यह केवल मुंह से बोले जाते हैं जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। अर्थात ई, उ, आ ये उच्चारण के आधार पर इन्हें हम निरनुनासिक कहते हैं। विसर्ग की बात की जाए तो विसर्ग जो है वो व्यंजन के बाद लगता है। मतलब कोई मूल स्वर है उस स्वर के बाद आता है। अनुस्वार की तरफ विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। अर्थात कोई मूल स्वर होगा जैसे अ के बाद जो है आता है। जैसे क हमने कहा तो क के बाद आ रहा है और अ के बाद विसर्ग लगता है। तो अनुस्वार की तरफ विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। अनुस्वार और विसर्ग ये न तो स्वर हैं और न तो व्यंजन, इसलिए इनको हम अयोगवाह कहते हैं। तो अब बात आती, यह तो स्वरों का वर्गीकरण था। अब हम देखते हैं कि व्यंजन का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा की अगर हम बात करें तो व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। बिना स्वर के ये उच्चारित नहीं किए जा सकते और इनकी संख्या 33 होती है। 11 स्वर और 33 व्यंजन। इनको अलग अलग करने पर पहले जो है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन के नाम से इनको जाना जाता है। अब कौन से स्पर्श व्यंजन में आते हैं, कौन
अंतःस्थ व्यंजन है, कौन ऊष्म व्यंजन है, इसको जानते हैं। स्पर्श व्यंजन में, इसको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है उसको जानते हैं। इनके उच्चारण में जिह्वा जो होती है वह मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, जिसके कारण इन्हें हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। और यह क से प वर्ग तक होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। उच्चारण स्थान के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करें तो क वर्ग, क से प वर्ग 25 ये हो जाते हैं। और इसके बाद बचते हैं अंतस्थ और ऊष्म। तो अंतःस्थ में य, र, ल, व और ऊष्म में तीनों श और ह आते हैं। तो यदि अब इनके उच्चारण की बात की जाए कि कहां से ये उच्चरित होते हैं, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ से होता है। इसको कहा जाता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। यानी क वर्ग अ, आ, ह तथा विसर्ग का उच्चारण जो है वो कंठ से होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से, ईचु यशा नाम तालु। च वर्ग का उच्चारण तालु से, ई, य और श का उच्चारण जो है वह तालु से होता है। इसी तरह से ट वर्ग का उच्चारण जो है वह मूर्धा से होता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, जिसमें री, र और मूर्धन्य स भी आता है। और पूरा ट वर्ग, ट वर्ग का उच्चारण अगर देखा जाए तो त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से है। और इसके अलावा त वर्ग के अलावा री, ल और स का उच्चारण भी दंत से ही होता है। यानी ऋतु लसा नाम दंता। प वर्ग के उच्चारण की अगर बात की जाए तो पर वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। यानी उपपद्मानिया नाम ओष्ठौ। अगर यह सूत्र आपको याद है तो बड़ी आसानी से इनके उच्चारण स्थान आप समझ जाएंगे कि कहां से इनका उच्चारण करना है। प वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ से, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण भी ओष्ठ से ही होता है। इसके बाद उच्चारण की यदि बात करें तो कंठ तालु से ए आए, ए दैतो कंठ तालु और ओ दौतो कंठोष्ठ। यानी कंठ तालु से ए आए और कंठोष्ठ से ओ औ का उच्चारण। वकार से दंतोष्ठ, यानी व का उच्चारण जो है वो दांत और ओठ दोनों के सहयोग से होता है। जो पंचमाक्षर है हर वर्ग के स्पर्श व्यंजन का जो पांचवा वर्ण है उसे नासिक के वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण नाक से होता है। न्य, ङ, ण, न, म। इनके उच्चारण में नाक का अत्यधिक सहयोग होता है। इसके बाद दंत मूल, यानी दांतों के जड़ से जिनका उच्चारण होता है वे हैं न, श, र, ल। तो यहां तक हो गए। आगे के वर्णों को देखें। अब बात की जाती है कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्ण वर्गीकरण करें। तो प्रयत्न जो हम करते हैं कि प्रयत्न दो तरीके के होते हैं। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। तो जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह आवाज निकलने के पहले जो भी हमारे शरीर के अंदर प्रयास किए जाते हैं उस वर्ण को उच्चारित करने के लिए, वह जो है आभ्यंतर प्रयत्न है। और बाह्य प्रयत्न में जो हमारे मुंह के आकार प्रकार बनते हैं उसको हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं वर्णों के उच्चारण करने में। तो आइए देखते हैं। इस तरह से
क वर्ग का उच्चारण जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन्हें जो है हमने बताया आपको कि यह स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनके आभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा कहीं न कहीं हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो है वह य र लव होते हैं। इनके उच्चारण में हमारे गले से अत्यधिक स्वतंत्र रूप से हवा निकलती है और गर्म गर्म जैसे स्वतंत्र रूप से हवा निकलती है अंदर से, जैसे य, र, ल, व। और उष्ण व्यंजन में यह अत्यधिक संघर्ष के कारण निकलती है, थोड़े कंठ जो है वो दबता है, जैसे श, श, ह। और वहीं फिर अर्ध स्वर की यदि बात करें तो य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। ल को पार्श्विक कहते हैं और र को लुंठित प्रकंपी के नाम से जाना जाता है। और जैसे हमने पहले ही बताया कि जो पंचमाक्षर हैं उनको अनुनासिक कहते हैं, और यह जो ड और ढ हैं इनको हम, इनके नीचे जब बिंदी लग जाती है तो इन्हें उक्षिप्त या द्विगुण भी कहते हैं। अब बात करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न सिर्फ जो है वो स्वरों का होता है। तो सवृत्त मतलब इनके उच्चारण में समवृत्त मतलब एक जैसे मुंह का आकार बन जाता है, एक गोले की तरह बन जाता है, जैसे ई, उ, ऊ, मतलब छोटे गोले की तरह मुंह बनता है। अर्ध समृद्ध मतलब कुछ कम गोले की तरह बनता है मुंह, जैसे ए, ऐ, ओ, औ, मतलब एक जैसा नहीं होता। अर्ध विवृत्त में, विवृत्त मतलब वृत्त की तरह मुख का बनना, अर्थात कुछ खुला हुआ अ, और विवृत्त में पूरा खुला हुआ आ। तो यह स्वरों को हम बांटते हैं समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत्त और विवृत्त। वायु प्रक्षेप या काकल के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें हम दो भागों में इन्हें बांटते हैं, पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण समझने में लोगों को बहुत कठिनाई होती है, इसको बड़े ही आसानी से हम समझेंगे। इसमें सभी स्वर वर्ण आते हैं, मतलब 11 स्वर वर्ण। हर वर्ग के जो वर्गीय व्यंजन है, जो क से प तक, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। तो वर्गों के जो प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण हैं और अनुस्वार यानी अंग और अंतस्थ 4 य, र, ल, व, यह अंतस्थ, ये सब मिलकर के 31 होते हैं। और यदि सिर्फ वर्गीय व्यंजनों को याद करना है तो इसे 135 लिख करके भी याद कर सकते हैं कि प्रथम, तृतीय और पंचम। ख दूसरा जो हम देखते हैं महाप्राण, तो महाप्राण में वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं, यानी 24, द्वितीय और चतुर्थ। और इसके साथ विसर्ग और ऊष्म, विसर्ग और ऊष्म को मिला दें और हर वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ को मिला दें तो इनकी संख्या हो जाती है 15, और ये 24 के नाम से इनको हम याद करते हैं। अब बात करें स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों के प्रकार, तो ये 2 प्रकार से इनको हम अलग कर सकते हैं, घोष और अघोष। घोष का मतलब घर्षण से है, जितना किसको उच्चारण करने में, कौन से वर्ण के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्री अधिक घर्षण करती है या अधिक कंपित होती है और किसमें कम होती है, इस आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है।
घोष या सघोष। घोष या सघोष इसलिए हमने लिख दिया कि लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि घोष क्या है, सघोष क्या है। यथार्थ घोष और सघोष दोनों एक ही होता है। सभी स्वर वर्णों के जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हैं, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण अर्थात 345 कहें तो, और अंत अस्त और ह, इनको हम घोष या सघोष कहते हैं। अब बात करें अघोष वर्णों की, तो अघोष वर्णों के बारे में यदि हम जाने तो यह होता है प्रथम और तृतीय हर वर्ग का, अर्थात जो क से प तक वर्गीय व्यंजन है उन वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण को हम अघोष कहते हैं, और इसमें तीनों स भी आते हैं। तो इस तरह से यह वर्णों का वर्गीकरण, इनका उच्चारण स्थान हम लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से समझा। हमें उम्मीद है कि यह आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और इसके बाद अगली वीडियो हमारी होगी अपभ्रंश। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।